नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 28 सितंबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सारा न्यूज़। दोस्तों वैसे आज 29 है, बट मैं 28 का वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले तो ये क्योंकि 28 का वीडियो छूट गया था। 29 का वीडियो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि मुंबई एडिशन जो है 29 को अवेलेबल नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ गणेश चतुर्थी। बट आई एम श्योर इकोनॉमिक टाइम्स अगर कोई न्यूज़ कवर करना है तो 29 की जगह 30 को कर देगा। तो आज मतलब कल तो आपने रिलैक्स किया होगा, तो आज भी आप रिलैक्स एज इन एक वीडियो करके फिर रिलैक्स कर सकते हैं। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस्टिव में वेव में लिफ्ट आईआईपी ग्रोथ इन कमिंग मंथ्स। देखिए न्यूज़ ऑब्वियसली ये तो मंथली अपडेट है, बट मैं इसको किस लिए कवर कर रहा हूँ, बस आईआईपी को कवर करने के लिए। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये होता क्या है दोस्तों। आईआईपी ये एक इंडिकेटर होता है दैट मेजर्स द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस मंथ में मेरा कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुआ वॉल्यूम वाइज। ठीक है, ये मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगले महीने कितना प्रोड्यूस हुआ, मतलब पिछले महीने प्रीवियस मंथ में कितना प्रोड्यूस हुआ वर्सेस इस मंथ में कितना प्रोड्यूस हुआ। इससे ये पता चलता है कि अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितना एक्टिव है आपके इकोनॉमी में। ठीक है, एंड कंसिक्वेंटली दी व्हाट यू से दी इकोनॉमी इज इन अ गुड स्टेट और नॉट, ये सब चीज़ पता चलता है। ये पब्लिश कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एनएसओ के द्वारा पब्लिश हुआ जाता है। ठीक है, तो अभी बोल रहे हैं कि भाई फेस्टिव वेव जो है ऑब्वियसली जब आता है फेस्टिव सीजन तो इंडिया में सब चीज़ के कंजम्पशन और ये सब चीज़ बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बूस्ट अप दी आईआईपी इवेंचुअली। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी चीनी आई इंडिया एप्पल क्रॉप स्पार्क्स और सोशल मीडिया बैटल। देखिए हुआ क्या दोस्तों, इंडिया ने एक अच्छा पोजीशन लेना चालू कर दिया है चाइना के रिप्लेसमेंट में ग्लोबल लेवल पे। कंपनीज हैव नाउ स्टार्टेड लुकिंग टू डिफरेंट ऑप्शंस अदर देन चाइना विच वी कॉल एज चाइना +1। तो अभी क्या हुआ आपको पता होगा, एप्पल ने अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है इंडिया में बैठाया है, और अब एप्पल जो अपना प्रोडक्शन यूनिट है उसका कैपेसिटी बढ़ा के इंडिया से एप्पल टारगेट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ऑब्वियसली देखिए चाइना के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग 93:7 का रेशियो है, जिसको एप्पल बाद में 14% तक इंडिया में प्रोडक्शन ले जाएगा। खैर वो एक अलग बात है, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एप्पल इज इवेंचुअली गोइंग टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडिया। अब हुआ क्या, एप्पल जो इस बार आईफोन 15 बनाया ना, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। यानी कि यूरोप में जब ये लॉट गया इंडिया से तो बोला जा रहा था कि भाई आईफोन का जो लॉट है उसमें कई सारे प्रॉब्लम, जैसे कि स्क्रीन में कुछ एरर है या जो कैमरा के लेंस है उसमें डस्ट जम गया है। तो इस टाइप के कई सारे वायरल वीडियोस सोशल मीडिया में फ्लोट हो रहे हैं, और बोला जा रहा है कि क्योंकि यूरोप के स्टैंडर्ड्स को ये मीट नहीं करता तो एप्पल ने क्या किया, एज इट इज़ इंडिया के द्वारा प्रोडक्शन किया हुआ जो आईफोन है उसे चाइना में डंप कर दिया। देखिए अगेन ये एलिगेशन से एप्पल जब तक अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकालता इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, तब तक ये सिर्फ एक मतलब आप बोल सकते हो कि ये न्यूज़ एक एलिगेशन ही है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि ये एंटी इंडिया जो है कैंपेन चालू किया जा रहा है चाइना के द्वारा। चाइना ये चीज़ बता रहा है वर्ल्ड को कि भाई इंडिया इज़ नॉट केपेबल ऑफ प्रोडक्शन एंड यू शुड नॉट लुक फॉरवर्ड टू शिफ्टिंग योर बेस टू इंडिया। तो ये चीज़ भी बोला जा रहा है कि हो सकता है चाइना का ये गेम प्लान है या कुछ ऐसा है कि कंपनी थोड़ा डरे अब चाइना से निकलने से पहले। बट हाँ, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी सच है तो ये नहीं कि इंडिया के मतलब एक कंपनी से ये नहीं पता चलता है कि भाई इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी ख़राब है। जस्ट दैट ये चीज़ पता चलेगा कि भाई इंडिया को और स्ट्रिंजेंट रहना पड़ेगा, स्पेशली बिकॉज अभी नया फेज़ है। अगर आप नए फेज़ में अगर थोड़ा बहुत भी वो कर देते हो गलतियाँ कर देते हो तो और उसे हाइप कर दिया जाता है। सो इंडिया एज इन एज अ कंट्री एंड कंपनीज इन इंडिया नीड्स टू बी मोर विजिलेंट। दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ है, जस्ट दैट टेक्निकल एनालिसिस इधर आया था पेपर में, तो मैं सोचा कि कवर कर दूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ठीक है, इसमें ये चीज़ बोल रहा है कि बैंक निफ्टी में येट सेंड अक्टूबर फेस्ट इनवाइट। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बोला जा रहा है कि भाई बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड करना चालू करेगा ऑन अ पॉजिटिव साइड फॉर अक्टूबर एंड इट हैज़ बिन हिस्टोरिकली प्रूवन। यानी कि बैंक निफ्टी जो है हिस्टोरिकली हमेशा ऊपर जाता है पिछले 10 सालों से अक्टूबर के महीने में।
क्या रीज़न है? ऑब्वियसली देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं फॉर दी अपकमिंग फेस्टिव सीजन, तो ये सब चीज़ के कारण बैंक निफ्टी ऊपर चले ही जाता है। तो अभी भी जो है बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ये सब चीज़ में तो ज़रूर एक बार इस आर्टिकल को पढ़िए। कई सारे इंडियन फाइनेंशियल्स जो है, सॉरी, कई सारे इंडियन बैंक्स जो है अभी अपने लो में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया। अगर आपका ड्यू डिलिजेंस कहता है तो ज़रूर ये सब चीज़ में आप इन्वेस्ट करें। ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट दैट आप एक बार आर्टिकल्स को ज़रूर गो थ्रू करिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मुंबई रियल्टर्स सीक पॉलिसी स्टेप्स टू एड्रेस सोअरिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस। देखिए न्यूज़ क्या है, मुंबई में ना जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, लगभग, मतलब प्रीमियम एज इन सब कुछ मिला विला के, इधर उधर के प्रीमियम्स उसको मिला के आपको पे करना पड़ता है लगभग 54,000 पर स्क्वायर मीटर एज अप्रूवल कॉस्ट। एज इन खरीदते हो नहीं, आप जब आप बनाते हो, ठीक है, तो हर चीज़ का अप्रूवल चाहिए रहता है ना, लैंड अप्रूवल, एनवायरमेंटल अप्रूवल, मतलब इस टाइप के कई सारे अप्रूवल्स लगते हैं। तो उस अप्रूवल को बनाने के लिए मतलब लेने के लिए आपको लगभग 54,000 के आसपास खर्चा करना पड़ता है, विच इज़ नियरली 25 टाइम्स इन दिल्ली एनसीआर एंड 50 टाइम्स इन हैदराबाद। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि यार मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट्स क्यों नहीं बढ़े हुए मिलेंगे आपको। नए फ्लैट, एकदम छोटे से छोटे फ्लैट आपको 1 करोड़ के नीचे, 2 करोड़ के नीचे तो कोई बात ही नहीं करता इधर मुंबई में कोई एक अच्छे सोसाइटी में फ्लैट की। तो और वो भी मैं कह रहा हूँ फ्लैट एकदम छोटे छोटे फ्लैट जैसे। तो ऑब्वियसली इसके प्राइसेस इसलिए बढ़े हुए रहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इधर अप्रूवल कॉस्ट लगता है बनाने के लिए। सो मुंबई के जो रियल्टर्स है वो ये अप्रोच कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो है इसको कम करो, सो दैट हम भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग दे पाए मुंबई में। ऐसे तो आप इतना बोल रहे हो आवास योजना, जो चीज़ में आप कर सकते हो वो चीज़ तो करो एटलीस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, एप्पल गूगल अग्री टू डिफेंड सर्च डील फ्रॉम रेगुलेटर्स। देखिए हुआ क्या कि यूएस तो खैर अब तो क्या, गूगल तो पूरे वर्ल्ड में एक मोनोपोली टाइप का हो गया है। तो मोनोपोली जो गूगल का है उसके कारण लोग परेशान हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एप्पल का अगर आप डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सफारी में अगर आप सर्च करते हो कुछ भी, तो वो एप्पल का तो ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन नहीं हो तो वेब ब्राउज़र है, बट अगर एप्पल का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन का देखेंगे तो वो भी गूगल। तो ये बोला जा रहा है कि भाई कि ऐसा तो नहीं, गूगल ने एकदम हैवी बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर दिया है एप्पल को, और एप्पल जो है उसे अपना सर्च इंजन बना लिया है एंड कंपेटिटर्स उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, देखिए गूगल ऑब्वियसली कुछ पैसा देगा ना एप्पल को कि भाई हमें अपना एक सर्च इंजन बना लो, अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना लो। तो वही चीज़ एप्पल ने किया है, तो लोग थोड़ा कंसर्न है कि कहीं ऐसा तो नहीं यार, अगर इतना हैवी बिलियंस ऑफ डॉलर्स गूगल पे करेगा तो गूगल का तो हमेशा एक डोमिनेंट पोजीशन बना रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रेगुलेटर के लेंस में आया ये चीज़ कि भाई क्या ऐसा है। तो क्वेश्चंस चालू हो गए। देखिए ऐसे तो बहुत सब्जेक्टिव है प्रूव करना कि हाँ भाई ये गलत है, क्योंकि देखिए पैसे की बात है, गूगल पैसा दे रहा है और एप्पल को कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है, तो ऐसा है। अब बट सिर्फ पैसे के बेसिस पे आप नहीं ले सकते हो। एप्पल हैज़ टू प्रूव वाई Apple has to prove two things: why Google search engine is the best engine for their phone, and second, why is that Apple has not thought of building its own search engine. ठीक है, ऐसा भी किया है। तो वही चीज़ रेगुलेटर्स क्वेश्चन कर रहे हैं और देखते हैं इस चीज़ का क्या आउटकम आएगा। बट आप ये चीज़ सोच के देखो कि एंटी कंपेरेटिव लॉज जो रहता है वो कितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि अगर आपका कॉम्पिटिशन अगर आप हर्ट करते हो तो दे कैच होल्ड यू इमीडिएटली। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, प्राइवेट पोर्ट टर्मिनल ऑपरेटर्स में गेट प्राइसिंग फ्रीडम। देखिए गवर्नमेंट जो है बोलता है कि प्राइवेट पोर्ट बोल रहे हैं कि भाई आपका जो रेवेन्यू है ना उससे हम थोड़ा परेशान हैं। रेवेन्यू मतलब आपने जो टैरिफ सेट किया उससे हम परेशान हैं। वी आर ऑल्सो रेडी टू ऑफर एट डिफरेंट प्राइसेस, मे बी इट इज़ लेसर, मे बी इट इज़ हायर देन दैट। गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला कि भाई तुम्हें जो प्राइस रखना है आप तुम रखो, मतलब गवर्नमेंट ने अभी तक बोला नहीं है, इट इज़ ऑब्वियसली इन डिस्कशन फेज, अनाउंस करना बाकी है। बट आपको जो प्राइस रखना है आप रखो, इज जस्ट दैट मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चाहिए आपके उससे। मान लो अगर कोई पोर्ट पे कोई कार्गो आता है एंड कार्गो आपका अगर पोर्ट से क्लियर हो रहा है तो मेरे को इतना इतना उसका पैसा चाहिए। टैक्सेस के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, चार्जेस की बात कर रहा हूँ। टैक्स तो आप पे करोगे, वैसे कहाँ जाओगे, लेकिन चार्जेस जो है
इतना इतना चाहिए मुझे पर शिपमेंट, अगर आप इतना पे करने के लिए तैयार हो तो फिर आप सामने वाले को जितना चार्ज करो, वी डोंट केयर। देखिए ये चीज़ गवर्नमेंट क्यों नहीं अलाउ कर रहा था पहले, पोर्ट्स वगैरह में गवर्नमेंट का मोनोपोली था पहले तो, अब जाके प्राइवेट प्लेयर्स जो है एंटर करना चालू कर दिया। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ कर देगा तो ऑब्वियसली वही प्रेडेटरी प्राइसिंग होकर कंपटीशन खत्म हो जाएगा इसमें भी। तो ये चीज़ गवर्नमेंट करना नहीं चाहता था। अब अगर आप देखो, अगर ये चीज़ कर दिया गवर्नमेंट अलाउ, तो गवर्नमेंट से भी सस्ते में और इनफैक्ट इफेक्टिव सर्विस कौन देने लगेगा, प्राइवेट बोर्ड्स। क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में कैश बंद करेंगे और उसके बाद कंपटीशन खत्म करेंगे, फिर अपने मोनोपोली खुद चलाएंगे। ऐसा कई सारी चीज़ों में हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये चीज़ गवर्नमेंट चाहती नहीं है, पोर्ट वगैरह में चाहती नहीं थी। अब इनफैक्ट गवर्नमेंट थोड़ा रिकन्सिडर कर रही है, नहीं चलो ठीक है अब इतना हम लोग को फ्रीडम देना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, गूगल, फेसबुक, एडटेक कंपनीज में हैव टू पे अप टू 18% IGST। देखिए ये न्यूज़ क्या मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओवरसीज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सिस्टम सर्विस दैट इज नोन एज OIDAR सर्विस। उसमें होता क्या है, जैसे कि कोई भी ऐसा सर्विस जिसके लिए फिजिकल प्रेजेंस चाहिए नहीं, मैं और आप अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो घर बैठे बैठे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एज इन अभी जो मैं आपको यूट्यूब में ये वीडियो डाल के दे रहा हूँ, ठीक है, और YouTube आपको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये वीडियो एक्सेस करा रहा है। तो एक सर्विस YouTube मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ भाई वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, एक सर्विस YouTube आपको प्रोवाइड कर रहा है कि भाई वीडियो व्यू करने का सर्विस दे रहा है। ऐसे कई सारे एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ। OTT प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। नेटफ्लिक्स खुद ही ना कोई आपके सामने आके आपको आपसे मिल के आपको बोल रहा है कि चलो ठीक है यार मैं आपको जो है ये देता हूँ, सर्विस देता हूँ। नहीं, नेटफ्लिक्स अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, ओवरसीज में बैठा हुआ है और वो उधर से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। तो अब जो ओवरसीज़ में जो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, उनका कभी कभी क्या होता है कि इधर इंडिया में ऑफिस नहीं होता है, राइट। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है हर कंपनी जो कि ओवरसीज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमें तो उसका ओवरसीज का ऑफिस हो इंडिया में। तो अब इसमें देखो गवर्नमेंट को इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को सीधा मुद्दे की बात कि भाई टैक्स का क्या होगा मेरा, ठीक है। तो अब सर्विसेज जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए लोग आपको ऑब्वियसली चार्ज भी करते हैं। अब चार्ज करते हैं तो गवर्नमेंट बोले यार ये तो सर्विस है और आप चार्ज कर रहे हो तो मेरा GST कहाँ गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने GST में एक अलग से प्रोविज़न निकाला है। आई थिंक GST 9EC या 10EC, एक बार आप चेक कर लेना। फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि GST में अलग से एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके तहत जो है एक OIDAR जो है अपना रजिस्ट्रेशन करके बोलेगा कि भाई ठीक है हम लोग ने इतना इतना रेवेन्यू आपके इंडियन पॉपुलेशन से लिया है और इस पे हम लोग इतना GST पे कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर वो इंडिविजुअल से लेने लगा जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है, राइट। मतलब वो मेरे से अगर मांगेगा गवर्नमेंट तो मेरे पास तो GST नंबर नहीं है तो कहाँ से लेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है और बायर सेलर दोनों रजिस्टर्ड है तब तो चलो ठीक है, वो जो पेमेंट कर रहा है उससे कलेक्ट कर लेगा, यानी कि मेरे से कलेक्ट कर लेगा। बट अगर मान लो जो सर्विस प्रोवाइडर बाहर का है तो कैसे होगा। तो सर्विस प्रोवाइडर अगर बाहर का, देखिए सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का तो कोई झमेला ही नहीं है, इंडिया से ले लेगा। सर्विस प्रोवाइडर अगर बाहर का है तो वो या तो मेरे को पकड़े और मैं बोलूँगा भाई मेरे पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, और या तो फिर वो उसी को पकड़े जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ओवरसीज से भी। सो द लाइबिलिटी और द ओनर्स इज ऑन सर्विस प्रोवाइडर ऑलवेज अंडर दिस मैकेनिज्म, ठीक है, वेदर द बेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बट द प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इन इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या हो रहा था कि दो चीज़ थे, अगर आप B2B सर्विसेज ले रहे हो तो उस पर GST लगता था, बट अगर आप B2C यानी कि अगर कंज्यूमर डायरेक्टली ले रहा है सर्विस तो उस पर GST नहीं लगता था। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया डिटरमाइन करना कि भाई कौन सा बिजनेस टू बिजनेस सर्विस है, कौन सा बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विस है। गवर्नमेंट ने बोला छोड़ो हटाओ ये सब झमेला, हम एक ही अप्रोच लेंगे, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस है चाहे वो बिजनेस टू कंज्यूमर हो। अगर OIDAR सर्विस प्रोवाइडर अगर अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वी विल चार्ज 18% GST irrespective of whether it's B2B whether it's B2C। Obviously this is an upcoming provision, अभी तक कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, बट ऐसा हो सकता है नियरली, आई मीन इन नियर फ्यूचर। दोस्तों खाली लास्ट में जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आपको कि अगेन मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि इतना डिटेल में ना इकोनॉमिक टाइम्स कोई नहीं समझाता। हो सकता है आपको भी लगता होगा यार इतना डिटेल में क्यों समझा रहे हो। मैं बोलता हूँ एक ही चीज़,
आप न्यूज़ तो कवर करो ही, वो तो ठीक है, जब तक आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लेके आओगे ना, मतलब ये चीज़ सिर्फ न्यूज़ के लिए नहीं, हर चीज़ों को लाइफ में अगर आपको एक्सेल करना है ना, ये सारे जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए किसी भी चीज़ को। नहीं तो होता क्या है ना, आप इधर उधर से पढ़ के कुछ भी बक सकते हो, ठीक है, बट फिर उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसका तो मुझे पता ही नहीं है। जब अगर किसी के सामने कुछ बोल रहे हो ना तो ऐसा बोलो कि भाई आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे, सामने वाला इतना क्लैरिटी के साथ ना आपसे कन्विंस हो। देखो मैं चुप कराने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरे इधर से न्यूज़ पढ़ो और सामने वाले किसी के सामने जाकर होशियारी मारो, नहीं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ खुद के लिए भी अंडरस्टैंडिंग के लिए या किसी को भी समझाने के लिए अगर कुछ भी बोल रहे हो ना, तो अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो ताकि सामने वाले में कन्विंस रहे आपके नॉलेज से। और क्योंकि ये सब वीडियो को दोस्तों बनाने में टाइम लगता है, तो टाइम एंड मेहनत ज़रूर दोनों लगता है, तो प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियोस के सीरीज़ कैसे लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप करते हो तो वीडियोस एंगेज रहते हैं, मतलब यूट्यूब उस वीडियो को और थोड़ा रिकमेंड करता है। आई थिंक आपको ये सब बात तो पता ही होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।